बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं काफी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सका, मेरी कुछ मसरूफियात थी। मैं पिछले महीनों में पाकिस्तान गया हुआ था, 1 महीने वहां रहकर आया था। उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद कुछ काम की मसरूफियात कुछ इस तरह थी कि मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसका मकसद ये था कि पिछले 3-4 दिन से बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही थी मेरे पास, जो लोग यहाँ पर तुर्की आ चुके हैं और उन्होंने अपने शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट के लिए इकामत जमा कराए हुए हैं, और वो सिस्टम पे जब वो चेक कर रहे हैं तो सिस्टम में एक एरर आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने जो है वो इकामत का रिजल्ट जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आपकी जो वो डेट जो है वो ऑलरेडी पास हो चुकी है, तो आपका सिस्टम पे नहीं खुल रही एप्लीकेशन का रिजल्ट। तो वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये इनकी वेबसाइट में कोई एरर आया हुआ है मेरा ख्याल से पिछले 3-4 दिनों से, तो वो लोग परेशान ना हो। इनका एक हेल्पलाइन नंबर है 157। तो जो लोग भी इकामत के डॉक्यूमेंट सबमिट करा चुके हैं और वो अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं कि उनकी अप्रूव हुई कि या नहीं हुई, तो वो 157 फोन करके मालूमात ले सकते हैं। हो सकता है कि 157 वाले भी आपको मालूमात ना दे सकें अगर उनके पास भी सिस्टम में एरर आ रहा हुआ। नॉर्मली उनके पास ये सिस्टम चल रहा होता है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो आपको इंशाल्लाह अपडेट दे देंगे इस हवाले से। अगर आपके पास आपकी PDF फाइल मौजूद है, उसमें आपसे वो चीजों की डिटेल्स मांगेंगे, पासपोर्ट नंबर वगैरह। इंग्लिश भी वो लोग बोलते हैं, पश्तो भी वो लोग बोलते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है लैंग्वेज का। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि 157 अगर हम कॉल करेंगे तो वो सिर्फ तुर्किश में ही हमसे बात करेंगे और हमें तुर्किश नहीं आती। तो वहां पर जबानों का ऑप्शन होता है, उसमें इंग्लिश भी है, पश्तो भी, अरबिक भी है, तो वो उन जबानों पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं और अपनी रेंडवू इकामत के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन है वो इमिग्रेशन में आप डायरेक्ट कॉल करके ले सकते हैं। मजीद बहुत सारे लोगों की ये भी सवाल आ रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इकामत यहाँ पर भी रिसेंटली जो जमा कराएंगे अक्टूबर में और नवंबर के अंदर, तो उनसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मजीद भी मांग रहे हैं। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का लोग अगर जो लोग चेक कर रहे हैं सिस्टम पे, तो उनके पास लिखा हुआ है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का, तो उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो करके जो वो लगाए हैं, तो वो उसके लिए मजीद वेरीफाई कर रहे हैं। क्योंकि इस्तांबुल के अंदर आपको पता है कि एक दिन में हजारों जो है एप्लीकेशन जो है वो जमा होती हैं और हजारों लोग यहाँ पर जो है वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही है और एक ही एड्रेस बहुत सारी जगहों पर जो है वो यूज भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना घर जो है वो किराए पर नहीं लेते और वो एड्रेस जो वो बाहर से लगवा लेते हैं, जिसको वो चेक एंड बैलेंस करने के लिए ये उनका राइट बनता है। वो चेक एंड बैलेंस करने के लिए आपसे मजीद डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। उसके अंदर वो लोग टापू की कॉपी मांग रहे हैं, जो कि आप ऑनर से ही ले सकते हैं। अगर आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल है तो आप अपने ऑनर से बात कर सकते हैं, वो आपको जो है वो टापू की फोटो कॉपी दे देगा। नुमारा ताज वो लोग मांग रहे हैं आपसे, और मजीद वो आपसे मांग रहे हैं नुमारा ताज के बाद वो आपसे बोल रहे हैं कोई बिल अपने नाम पे कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हमारे पास तो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट कार्ड है ही नहीं इधर, तो हम अपने नाम पे बिल कैसे करवाएं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप अगर पानी या गैस अपने नाम पे करवाना चाहते हैं और आप पासपोर्ट लेकर जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाते हैं, तो वो आपके नाम पर नहीं किया जाता। बट अलबत्ता इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर आपके पासपोर्ट के ऊपर भी आपके नाम पर हो जाती है। तो जो लोग भी यहाँ पर नए आ रहे हैं, उन्होंने जिन घर के कॉन्ट्रैक्ट बनवाए हैं, उनके पास टापू की कॉपी भी मौजूद है, तो वो लोग कोशिश करें कि बिजली का बिल जो है वो अपने नाम पे करवा लें। बिजली का बिल नाम पे करवाने के लिए जो है आपको डाक सिक्योरिटी चाहिए होती है, यहाँ पर अर्थक्वेक की इंश्योरेंस होती है, वो आप ऑनर से ले लें, टापू की कॉपी लगा लें, घर का कॉन्ट्रैक्ट ले जाएं और अपने पासपोर्ट की कॉपी लगा लें, तो बिजली जो है वो आपके नाम पर इजीली हो जाती है। तो लोग कोशिश करें कि इमिग्रेशन वालों को ये चीज की तसल्ली करवा दें कि जो घर का कॉन्ट्रैक्ट वो लोग लगा रहे हैं वो उसी घर के अंदर रहते हैं। तो फिर आपके पास मिसिंग डॉक्यूमेंट्स का जो है वो जो एरर आ रहा है, जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपसे मजीद रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, तो वो आपसे नहीं करेंगे और आपकी इकामत जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आप जब भी यहाँ पर तुर्की में आने के बाद शॉर्ट टर्म रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं, तो इमिग्रेशन वाले जो है वो आपके मामला से मुतमईन होते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन से मुतमईन होते हैं, तो वो आपको TRC जो है वो इशू कर देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो मुतमईन नहीं होते या रेंडमली वो लोग चेक कर रहे होते हैं सम टाइम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस्तांबुल के अंदर से बहुत सारे लोगों की कीमत अप्लाई होती है। एक दिन में हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग शॉर्ट टर्म परमिट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो सम टाइम लोग रेंडमली भी चेक कर रहे होते हैं कि आया इसने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं घर के कॉन्ट्रैक्ट के खासतौर पे वो एक नंबर मतलब ओरिजिनल है या नहीं है। तो इसमें आप लोग कोशिश करें कि जो लोग भी नए आने वाले हैं तो वो लोग अपने घर के कॉन्ट्रैक्ट पे जो थोड़ा सा ख्याल रखें और कोशिश करें कि वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ही लगाए। ये लोग आपसे कॉन्ट्रैक्ट भी मांग सकते हैं, टापू की कॉपी भी मांग सकते हैं, नुमारा ताज भी मांग सकते हैं, आपसे ये भी बोल सकते हैं कि आपको बिजली का बिल हमें दे दें। और ऐसा भी हुआ है कि रिसेंटली भी जो हम लोगों ने इकामत जमा की है तो उसमें ऐसा भी हुआ कि उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा। तो ये इमिग्रेशन वालों की रिक्वायरमेंट जो है वो वक्तन चेंज हो सकती है, जिनसे वो मुतमईन नहीं होते हैं, डाउटफुल होते हैं, तो वो आपसे कुछ भी चीज मजीद आपसे सेटिस्फेक्शन के लिए मांग सकते हैं। बीच में ये भी सुनने में आया था कि इन लोगों ने कुछ लोगों से जो बैंक स्टेटमेंट भी मांगा
कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट भी देके आप तुर्की में आके रहना चाहते हैं, तो आपके पास इतने जो है वो फंड्स हैं कि आप यहाँ पर आकर 1 साल गुजार सके। तो ये इमिग्रेशन के रूल्स हैं, वो आपसे कुछ भी रिक्वायर कर सकते हैं। तो आप लोग इन चीजों के लिए, जो भी नए लोग आने वाले हैं वो इन चीजों के लिए तैयार हैं और कोशिश करें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना लगाएं जिसमें आपको बाद में परेशानी हो सके। क्योंकि जिस तरह आप लोग तुर्की में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हुए जब वीजा अप्लाई आप लोग करते हैं, तो वीजा आप जब पूरी फाइल तैयार करना, तोलिया ऑफिस वाले आपकी पूरी फाइल तैयार करा के आगे जमा करवा देते हैं, तो उनका काम होता है कि वो फाइल तैयार करके आगे दे दें। फिर वीजा मिले या ना मिले ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह तुर्की के अंदर अगर आप किसी एजेंट से काम करवा रहे हैं, किसी कंसल्टेंट से काम करवा रहे हैं या आप खुद भी काम कर रहे हैं, तो आपने जब फाइल जमा करा दी है तो उसके बाद इमिग्रेशन वालों की मर्जी होती है कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को ही अप्रूव कर लेते हैं जो उनकी चेकलिस्ट है, या फिर मजीद कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वो आपसे रिक्वायर कर सकते हैं, तो वो आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मली ये लोग यहाँ पर जब आप टीआरसी अप्लाई करते हैं और इनको कहीं पर कोई डाउट होता है, तो ये आपकी टीआरसी नॉर्मली रिजेक्ट नहीं करते हैं। आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स आपको बोलकर आपको कुछ टाइम देते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, कि वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा दें। जब आप वो डॉक्यूमेंट जमा करा देते हैं तो आपकी भी टीआरसी आ जाती है। बाकी बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि हमें अपनी इकामत रिन्यू करवानी है और हमारा जो है वो नफूस नहीं हुआ हुआ। नफूस बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एड्रेस रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं। और इस हवाले से मैंने, अगर आपने मेरी फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन किया है फॉरेनर टूरिज्म इस्तांबुल के नाम से, तो 30 अप्रैल 2021 को मैंने इस पर वीडियोस, मैंने पोस्ट भी लगाई थी इस हवाले से। क्योंकि जब पिछले आज से 6-7 महीने पहले छोटे शहरों के अंदर जो है वो काफी सारे लोग अर्जेंट कार्ड बनवाने के चक्कर में, क्योंकि वहां पर अपॉइंटमेंट जल्दी आ जाती है और कार्ड जल्दी आ जाता है और लोग वहां पर रहते नहीं है और वहां पर जाकर कार्ड बनवा लेते हैं, फिर या तो पाकिस्तान वापस चले जाते हैं या फिर इस्तांबुल में आके रहना शुरू कर देते हैं। उनको बस ये होता है कि कार्ड हमारा जल्द से जल्द हमारे हाथ में आ जाए, तो वो वक्ती तो उनको फायदा मिलता है, बट बाद में जो है उनको नुकसान होते हैं। फिर प्लस उनको भी नुकसान होते हैं और जो मजीद लोग आने वाले होते हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट की डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो मैंने आप लोगों को आज से 6-7 महीने पहले भी इस पर पोस्ट की थी कि जिन जिन लोगों ने भी अपना टीआरसी अप्लाई कर दिया है और जिनके कार्ड उनके पास आ गए हैं, तो वो अपने घर को रजिस्टर करवा लें, ताकि यहाँ की इमिग्रेशन को ये पता हो कि जो भी फॉरेनर्स इधर रह रहे हैं वो किस किस मकाम पर रह रहे हैं, ताकि अकाउंटेबिलिटी बन सके, कि इनको समझ में आए कि पॉपुलेशन का ये लोग अंदाजा कर सके कि किस जगह पर कितने कितने लोग फॉरेनर्स यहाँ पर रहते हैं। तो अभी इन्होंने थोड़ा सा इसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट भी कर दिया है। अब ये लोग कहते हैं कि भाई जो भी बंदा यहाँ पर रह रहा है और अपनी वो इकामत को रिन्यू करवाना चाहता है, तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो एड्रेस रजिस्ट्रेशन अपनी लाजमी करवाए। एड्रेस रजिस्ट्रेशन के अलावा अगर वो अपनी किमली अपनी दोबारा अप्लाई करेगा रिन्यूअल के लिए, वो अगर प्रॉपर अपना एड्रेस नहीं देगा तो उसकी टीआरसी रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसको पहले बेसिक डॉक्यूमेंट्स की कॉल दी जाएगी, उसके बाद भी अगर वो नफूज नहीं करवा सका तो उसकी किमली रिजेक्ट कर दी जाएगी। अच्छा, नफूज के तरीके के ऊपर भी मैंने पहले भी पूरी वीडियो बनाई भी है। अगर आप चाहें कि जानना चाहते हैं कि नफूज किस तरह होता है, तो आप मेरी पिछली वीडियो पर चले जाए, मैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो में भी दे दूंगा। तो नफूज किस तरह होगा उसको जानने का तरीका भी उस वीडियो के अंदर मौजूद है। बस इस बात का ख्याल कीजिएगा कि अगर आपकी इकामत खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, तो फिर आपका नफूज नहीं हो सकता। आपने नफूज जब भी करवाना होता है तो आपकी इकामत वैलिड हो, आप तभी नफूज करवा सकते हैं। और अगर आपकी इकामत किसी और दूसरे प्रोविंस से बनी हुई है, मिसाल के तौर पर अगर वो अंकारा से बनी हुई है और आप इस्तांबुल में नफूज करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी समटाइम बल्दिया वाले जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आपके लिए। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देख लें पहले, जिनकी भी किमलिक्स खत्म होने वाली है, जो रिन्यूअल अप्लाई करने वाले हैं अपने। बाकी कुछ लोगों के सवाल ये भी आ रहे थे कि हमने एसन योट में प्रॉपर्टी बाय कर ली है। एसन योट इस्तांबुल का एक डिस्ट्रिक्ट है और सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल का, और फॉरेनर्स ज्यादातर जो है वो एसन योट में ही रहते हैं और रहना पसंद भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। इसी तरह फाते एक डिस्ट्रिक्ट है इनका, जो ब्लू मॉस्क के करीब है, वहां पर भी जो है वो काफी सारी तादाद में फॉरेनर्स रहते हैं। इस हवाले में बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे कि हमने एसन योट फाते में प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो क्या इसकी बेस पर हम अपनी पूरी फैमिली का टीआरसी बनवा सकते हैं। तो इस हवाले से भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि देखिए, फाते डिस्ट्रिक्ट को तो इन्होंने टोटली बंद कर दिया है। फाते डिस्ट्रिक्ट में तो ये लोग कहते हैं कि फॉरेनर प्रॉपर्टी खरीदे भी ना, अगर वो खरीदता भी है तो तब भी उसकी टीआरसी वो प्रॉपर्टी बेस पे अप्लाई नहीं कर सकता। वो दूसरी जगह पर घर किराए पर लेगा, वहीं से अपनी टीआरसी अप्लाई करेगा और फिर नेक्स्ट ईयर वो अपनी टीआरसी रिन्यू करवा सकता है। बट ये भी बातें सुनने में आई हैं कि फातेह डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ लोगों की रिन्यूअल भी उन्होंने कैंसिल कर दी है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी, उनके पास नफूज होने के बावजूद भी। तो ज्यादा बेहतर है कि फातेह डिस्ट्रिक्ट पर तो आप लोग एड्रेस ना लगाएं, ना वहां पे रिहाइश करें और ना ही वहां पर कोई प्रॉपर्टी खरीदें। इसी तरह एसन योट में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल जो वो आ रही है आहिस्ता आहिस्ता।
ऐसे नोट पे अभी ये प्रॉपर्टी जो लोग भी बाय कर रहे हैं उस पर तो ये लोग एतराज नहीं कर रहे कि प्रॉपर्टी बाय करके आप टीआरसी अप्लाई नहीं कर सकते। उस पर तो ये लोग कह रहे हैं कि आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं प्रॉपर्टी बाय करके। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर कोई एक फैमिली यहाँ पर मूव करती है और एक बंदे के नाम पे सेल डीड बन जाती है सरबराह के नाम पर, तो फिर उसकी बाकी फैमिलीज के जो मेंबर हैं उनका टीआरसी कैसे अप्लाई होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस पे भी थोड़ा सा लोग ख्याल करें। कोशिश ज्यादा बेहतर यही है कि ज्यादातर लोग कोशिश ये करें कि एसएनयूट और फातेह डिस्ट्रिक्ट में अभी ना ही प्रॉपर्टी खरीदें, ना ही यहाँ पर किराए पे मकान लें। बाकी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो वहां पर कोशिश करेंगे वहां पर अपार्टमेंट अगर उन्हें किराए पर लेने तो वो भी वहीं पर लें, और अगर उन्हें प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो ज्यादा बेहतर है कि वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। जिनको यहाँ रहना है, खास तौर पे जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है और यहाँ रहना नहीं है, टीआरसी नहीं चाहिए, वो कहीं पे भी प्रॉपर्टी खरीद लें, इतना मैटर नहीं करता। बट जिनको टीआरसी कार्ड बनवाना है और वो अपने घर में रहना चाहते हैं उसी प्रॉपर्टी को खरीद कर, तो बेहतर है कि वो एसएनयूट और फातेह का रुख ना करें, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर्टी अपनी बाय करें और वहीं से भी शॉर्ट टर्म रेंट परमिट अप्लाई करें। बाकी बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी हम बाय कर लेते हैं और हम अपनी वालदा या वालिद के साथ इधर आ जाते हैं, या हम अपने भाई बहन के साथ इधर आ जाते हैं, तो हम एक प्रॉपर्टी के ऊपर कितने नाम हम जो है नाम डलवा सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी के ऊपर आप नाम डलवाने का कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने भाई के साथ इधर आ जाते हैं या अपनी बहन के साथ इधर आ जाते हैं जो +18 है, ठीक है ना, और आप उनका सेल डीड पे नाम डलवा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आप नाम डलवा देते हैं कि 50% या अपार्टमेंट या घर जो भी है जो आपने परचेज किया ये मेरे भाई के नाम पर है, और एक 50% जो मेरे भाई या बहन के नाम पर है। दो बंदे जो 18+ हैं जिनकी अलग अलग फैमिली है, जो अलग अलग फैमिली में काउंट करते हैं, 18+ होने के बाद आप टापू में नाम डलवा देते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप टापू में नाम बिल्कुल डलवा सकते हैं। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि हम दो बंदों का नाम डलवाकर अपना टीआरसी प्रॉपर्टी बेस पे दो बंदे अप्लाई करें, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब रूल्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। एक टापू के ऊपर ये लोग सिर्फ एक फैमिली का शॉर्ट टर्म रेंट परमिट आपको एक्सेप्ट करते हैं ये लोग। अगर मिसाल के तौर पर एक फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं, उनके अंडर 18 है और प्रॉपर्टी सिर्फ हस्बैंड के नाम पर है, तो उसमें ये होगा कि आपके जो हस्बैंड है उनके नाम पर टापू है, तो उसकी बेस की वजह से वाइफ को और बच्चों को भी टीआरसी इजीली मिल जाएगी प्रॉपर्टी बेस पर। बट उनका जो कार्ड होगा, उनका जो कार्ड पे डिटेल्स होगी वो प्रॉपर्टी बेस नहीं होगी। हस्बैंड के कार्ड पर होगा कि वो प्रॉपर्टी बेस में यहाँ रहते हैं, मगर फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पे टीआरसी इजीली मिल जाएगी। बट उनकी कामत पे टूरिज्म शॉर्ट टर्म की ही वाला जो है ई लिखा हुआ होगा। ई आप देखिएगा नई केमिस्ट जो आ रही है तो इस पे पीछे लोग मेंशन भी करते हैं ई और बी कि किस टाइप की कैटेगरी की वो रेजिडेंसी उनके पास यहाँ मौजूद है, तो उनकी शॉर्ट टर्म ही रेजिडेंसी कहलाएगी। मगर बहुत सारे लोगों के जो ये सवाल थे कि हम एक प्रॉपर्टी पे अगर 18+ है अपने फादर का नाम डलवा दें, मदर का या सिस्टर का नाम डलवा दें और हम उन दोनों का टीआरसी रिन्यू करवा लें प्रॉपर्टी बेस पर, या प्रॉपर्टी बेस पर हम फर्स्ट टाइम बनवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। रूल यहाँ पर चेंज हो गए हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं तो इस बात को भी अपनी नजर में रखें कि अगर वो प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उस प्रॉपर्टी की बेस पे सिर्फ उनकी फैमिली का, हस्बैंड वाइफ और अंडर 18 बच्चों का टीआरसी जो है वो बन सकेगा और रिन्यू हो सकेगा। और उनके साथ अगर उनकी मदर है, फादर है या उनके सिबलिंग्स हैं उनके जो 18+ हैं और वो चाहते हैं कि उनका भी उसी प्रॉपर्टी की बेस पर हो जाए, तो उनका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तुर्की के अंदर ये सबको इंडिविजुअली केस लेते हैं, फैमिली को फिर भी लोग मर्ज कर लेते हैं। आप एफआरसी जब लगा देते हैं, अपना फैमिली रिलेशन डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं तो ये इसको मर्ज कर लेते हैं। बट जो आपके बाकी के फैमिली मेंबर हैं जो 18+ हैं वो उनकी एक अलग फैमिली काउंट करते हैं, तो उसके लिए आपको मजीद डॉक्यूमेंटेशन अलग से करवानी पड़ेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्स का मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं टापू के लिहाज से बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सेल डीड ले लेते हैं, टापू बेसिकली सेल डीड को बोलते हैं तुर्की के अंदर, अगर आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आपके फादर मदर भी यहाँ पर आते हैं या आपकी सिस्टर वगैरह भी आती हैं, सिबलिंग्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं और आप उनका रेंट कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम डलवाना चाहते हैं तो वो आप डलवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। मगर आपको एसएनयूट और फातेह डिस्ट्रिक्ट में अपार्टमेंट किराए पर नहीं लेना। इसके अलावा जो मजीद डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप वहां पर किराए पे मकान लें और अपने बहन भाइयों का, वालदा का नाम डलवा दें किराए कॉन्ट्रैक्ट पे। बट वो जो मैंने आपको बताया कि आजकल थोड़ी सी जो वो चेक एंड बैलेंस ज्यादा हो रहा है, तो आप जो भी मकान किराए पर लें तो कोशिश करें कि उसका टापू और नंबरदाज और एक यूटिलिटी का बिल आप अपने नाम पे लाजमी करवा लें ताकि बाद की परेशानियों से आप बच सकें। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। बाकी मजीद अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं जिनके जवाब आप हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं आप मुझे मेरी वीडियो के ऊपर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक ये मालूमात पहुंच जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।